हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शशांक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वी स्टडी पे। चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रांजिस्टर्स एंड एम्पलीफायर और टॉपिक था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। तो एम्पलीफायर सर्किट में ट्रांजिस्टर को 3 प्रकार से संयुक्त किया जाता है। ये हमने कल पढ़ा। ये 3 प्रकार हैं: कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमने जाना कि IE, IC, VBE और VBC ये 4 राशियां ही वेरिएबल होती है, इन्हीं का मान बदलता है। तो आज हम इसके आगे का बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का कैरेक्टरिस्टिक। इसमें हमें यह जानना है कि इसका अभिलक्षण कैसे होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। तो जो 4 राशियां हैं जो हमारे पास हैं, IE, VBE, IC और VBC, ये 4 राशियां क्या क्या हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं। IE एमीटर करंट है, VBE वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर है, IC कलेक्टर करंट है और VBC वोल्टेज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर है। इन 4 राशियों में से किन्हीं दो के बीच खींचा गया कर्व, किन्हीं दो के बीच खींचा गया वक्र या कर्व कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर कहलाता है। ओके, तो हमें यह जानना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक। तो एमीटर करंट IE तथा एमीटर तथा बेस के मध्य वोल्टेज VBE के बीच खींचा गया कर्व इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि बेस कॉमन है, तो एक साइड मतलब बाएं तरफ ट्रांजिस्टर के एमीटर होगा और दाएं तरफ कलेक्टर होगा और बीच में बेस कॉमन है। तो बाएं तरफ की करंट जो है हमारी वो IE है और एमीटर और बेस के बीच का वोल्टेज VBE है। तो इस दोनों के बीच खींचा गया कर्व हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। उसी तरह कलेक्टर करंट IC जो दाएं तरफ है, कलेक्टर करंट IC तथा बेस के मध्य तथा वोल्टेज VC अर्थात वोल्टेज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर के बीच खींचा गया कर्व आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। यहाँ फिगर नहीं है इसलिए आपको समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन नेक्स्ट वाले में आप निश्चित समझ जाइएगा जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत है। और उसके बाद भी अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में बताएं, मैं फिर से समझाऊंगा। ओके, तो सेकंड नंबर हमारा आता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ फिगर भी हमारे सामने है। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हैं कि एमीटर को कॉमन किया गया, अर्थात हमारा बीच में क्या आएगा, एमीटर। अब बीच में एमीटर है तो इसके बाएं तरफ क्या है, बेस, और दाएं तरफ क्या है, कलेक्टर। ओके, अब यहाँ से समझिए कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कंडीशन में हमारा इनपुट टर्मिनल बेस तथा आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर होता है। इनपुट टर्मिनल हमारा बेस है, देखिए ये इनपुट टर्मिनल है, ये हमारा बेस है, और आउटपुट टर्मिनल हमारा कौन सा है, कलेक्टर है। ये फिगर के अकॉर्डिंग दिख रहा है हमें। दूसरी बात समझनी है कि बेस एमीटर के बीच में इनपुट सिग्नल VS लगाया जाता है। अब देखिए बेस और एमीटर के मध्य में हमारा इनपुट सिग्नल VS लगाया जाता है, ठीक है। और एमीटर और कलेक्टर के बीच जो जुड़ा लोड होता है, एमीटर और कलेक्टर के बीच हमारा लोड कौन सा है, ये देखिए हमारा एमीटर बीच में है और ये कलेक्टर, इसके बीच लोड ये है RL। तो ये जो RL है इसके टर्मिनल्स पर, टर्मिनल मैंने बताया कल, ये और ये, इसके बीच में हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है जो कि है V आउटपुट। ओके, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझना है कि बेस करंट हमारा क्या है, IB, बेस और एमीटर के मध्य वोल्टेज क्या है, VBE, और कलेक्टर करंट क्या है, IC, और कलेक्टर और एमीटर के मध्य वोल्टेज VCE। इसमें ये 4 राशियां ही वेरिएबल है। ओके, और IB तथा VEB, अब IB तथा VEB देखिए, ये आपका हुआ IB और हुआ VEB। VEB कौन सा हुआ, यहाँ B है और यहाँ E है। मतलब ये सारा हम जो बात कर रहे हैं ये इस पार्ट का ही बात कर रहे हैं, इस पार्ट का ही बात कर रहे हैं। मतलब इस करंट और इस बेस और एमीटर के मध्य खींचा गया वोल्टेज, इन दोनों का जो कर्व होगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमीटर। उसी तरह IC अर्थात ये, और एमीटर और कलेक्टर के बीच का वोल्टेज, एमीटर और कलेक्टर के बीच का वोल्टेज, इसके बीच का कर्व हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, उसी तरह समझना है हमें कॉमन कलेक्टर को।
कॉमन कलेक्टर समझने के लिए अब कलेक्टर को कॉमन किया गया है, इसका मतलब बीच में क्या आएगा, बीच में हमारा कलेक्टर है और बाएं तरफ बेस है और दाएं तरफ एमीटर है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन सी राशि आपकी वेरिएबल होगी। जाहिर बात है, बेस करंट, वोल्टेज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, एमीटर करंट और एमीटर और कलेक्टर के बीच का वोल्टेज। ओके, ये चार राशियां ही वेरिएबल होगी। तो अब इसमें समझना है हमें कि बेस तथा कलेक्टर के मध्य इनपुट सिग्नल वी आई इन होगा। अब देखिए बेस और कलेक्टर के मध्य इनपुट सिग्नल, तो यहाँ पे देखिए हमारा बेस है और बेस और कलेक्टर हमारा ये हुआ, इसके बीच का इनपुट सिग्नल। अब इसके बीच का जो ये इनपुट सिग्नल है ये हमारा क्या है, वी इन है, मतलब वी वोल्टेज इनपुट है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है। उसी तरह अब आप खुद समझिए ये एमीटर है और ये कलेक्टर है, इसके बीच हमारा ये आउटपुट प्राप्त होगा, तो ये वी आउटपुट हुआ। ओके, बस यही समझना है इसमें। अब एक चीज़ जानना है, क्या हुआ कि इस सर्किट में को किसी और नाम से बुलाया जाता है, वो है वोल्टेज फॉलोवर या एमीटर फॉलोवर। इस सर्किट को या तो हम वोल्टेज फॉलोवर कहते हैं या एमीटर फ्लोवर कहते हैं, ये याद रखना है। ओके, अब हमारा आएगा नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स यानी पद कौन कौन से होते हैं। तो हमारे इसमें करीबन 8 से 9 पद आते हैं और पहला जो है जिसे ट्रांजिस्टर गेन कहते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब परिभाषा है। तो पहला हमें अच्छा समझना है, तो हमारा पहला क्या है, ट्रांजिस्टर गेन। तो ट्रांजिस्टर गेन क्या होता है। अब गेन से क्या अर्थ हमें निकलता है कि कुछ जो हमें लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, कुछ पाया और मुनाफे में पाया तो वो गेन होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि हमें पता चल रहा है ट्रांजिस्टर गेन, तो इसे हमें इस प्रकार से समझना है, किसी ट्रांजिस्टर को दिए गए इनपुट सिग्नल की तुलना में उससे प्राप्त आउटपुट सिग्नल की धारा, वोल्टेज या पावर अगर अधिक हो तो उसे गेन कहते हैं। अगर किसी ट्रांजिस्टर में हम इनपुट डाल रहे हैं, इनपुट सिग्नल मतलब क्या, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, इनपुट पावर जो भी, और आउटपुट हमें इनपुट से अगर अधिक प्राप्त हो रहा है, तो जितना अधिक आ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा ट्रांजिस्टर गेन। अब ट्रांजिस्टर गेन भी 3 तरह के होते हैं, कौन कौन, जो भी बताया मैंने, करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन। ओके, तो पहले हमें जानना है करंट गेन। तो करंट गेन के 2 प्रकार होते हैं, पहला है अल्फा फैक्टर और दूसरा बीटा फैक्टर। तो अल्फा फैक्टर किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। निश्चित वोल्टेज पर लोड रेजिस्टेंस लगाए बिना कलेक्टर करंट तथा एमीटर करंट में परिवर्तन अनुपात अल्फा कहलाता है। निश्चित वोल्टेज पर, अच्छा से समझिए, निश्चित वोल्टेज पर मतलब वोल्टेज हमारा क्या है, कांस्टेंट है, पर लोड रेजिस्टेंस लगाए बिना, मतलब फिगर में जो आरएल लगा हुआ था उसको लगाए बिना कलेक्टर करंट यानी आईसी तथा एमीटर करंट यानी आईई में परिवर्तन का अनुपात, ओके, यानी आईसी बाय आईई का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, हमारा अल्फा कहलाएगा। मतलब आईसी बाय कलेक्टर करंट, आईसी बाय आईई, ये क्या कहलाएगा, हमारा अल्फा। उसी तरह हमारा कलेक्टर करंट और बेस करंट मतलब आईसी बाय आईबी, ये रेशियो क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ मैंने इसे डिफाइन कर दिया है। ये अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है हमारा डेल आई सी बाय डेल आई ई। तो यहाँ डेल्टा का मतलब चेंजिंग बता रहा है, डेल्टा मतलब कितना परिवर्तन हुआ, मतलब जो मुनाफा हुआ, जो बताया मैंने, वो जो मुनाफा हुआ गेन। तो कलेक्टर करंट बाय डेल्टा एमीटर करंट, इसे हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा। चलिए, और एक चीज़ और समझना है कि अल्फ़ा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, इसे याद रखना है कि अल्फ़ा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है, तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। ओके, उसी तरह हमें पढ़ना है बीटा। तो बीटा क्या है, बीटा भी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। बीटा भी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, अल्फ़ा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर था। ओके, और बीटा इज इक्वल टू, जैसा मैंने बताया कि करंट चेंज इन कलेक्टर बाय करंट चेंज इन बेस, ये हमारा होता है बीटा। यहाँ मैंने इसे बता दिया है कौन क्या है। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट्स बनाइएगा।
नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। देखिए ये एग्ज़ाम में पूछता है, ये असली मटेरियल, ये एग्ज़ाम में पूछता है कि अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन है। ओके, तो पहला हमें ये समझना है कि अल्फ़ा तथा बीटा एक ही ट्रांजिस्टर के करंट गेन है, एक बेस का है, एक एमीटर का है। ओके, अब किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए जो हमने केसीएल जो लगाया था कल, आपको याद होगा कल की टॉपिक हमने केसीएल लगाया तो उसमें क्या पढ़ा था कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये हमारा था। ओके, अब आई बी इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो एक बेस का करंट से निकालना है हमें क्योंकि बेस फैक्टर है, तो आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस आई सी। इसे सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है आई सी बाय आई ई। इसीलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू आई सी बाय आई ई, तो हम लोग आई सी इज इक्वल टू क्या करेंगे, आई सी इज इक्वल टू, अगर यहाँ से हम मान निकालेंगे तो आई सी इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू आई ई। आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू आई ई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन ए में रखेंगे, आई सी के इस वैल्यू को हम इक्वेशन ए में रखेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, आई बी इज इक्वल टू आई ई माइनस अल्फा आई ई। ओके, आई सी के मान को, आई सी का जो हमारा मान आया अल्फा आई ई, इसको हम लोग इक्वेशन ए में रख रहे हैं। तो इक्वेशन ए हमारा क्या है, आई बी इज इक्वल टू आई माइनस आई सी। अब आई और आई सी के जगह पे हम इसका मान रख रहे हैं तो आई इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई ई। ओके, अब यहाँ पे हमने आई ई को कॉमन लिया तो क्या हो गया, वन माइनस अल्फा। आई बी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू वन माइनस अल्फा अल्फा। अब आई बी इज इक्वल टू आई सी बाई अल्फा। आई इज इक्वल टू हमें क्या पता है कि आई इज इक्वल टू हमें यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू हमें यहाँ से क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू बताइए आप, यहाँ हमें प्राप्त होगा आई सी बाय अल्फ़ा, आई सी बाय अल्फ़ा। तो यहाँ हमने आई की जगह पे आई सी बाई अल्फ़ा रखा। ओके, अब दोनों तरफ हमने आई सी से भाग दे दिया, दोनों तरफ हमने आई सी से भाग दे दिया तो यहाँ पे हुआ आई बाय आई सी और ये आई सी कट गया तो वन माइनस अल्फ़ा बाय अल्फ़ा। ओके, अब आई बी बाय आई सी क्या होता है, आई बी बाई आई सी क्या होता है ये हमने यहाँ देखा, आई बी बाई आई सी वन बाई बीटा होता है, आई बी बाई आई सी वन बाई बीटा होता है। तो यहाँ पे हमें बीटा निकालना है तो इसे उलट देंगे, जाहिर बात है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस वन बाई अल्फ़ा। ओके, और इसी तरह से अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आएगा बीटा बाय वन प्लस बीटा, और जिसे निकालने में दिक्कत होगा ये मैंने रेड पेन से सॉल्व कर दिया है। ओके, आप इसे देख सकते हैं। चलिए, ये तो हमारा वन नंबर पॉइंट ख़त्म हुआ। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रांजिस्टर में ये दूसरा, जैसा मैंने कहा पहला ही इंपॉर्टेंट था, अब दूसरा क्या है, बेस एमीटर वोल्टेज। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर इज कॉल्ड बेस एमीटर वोल्टेज। तो ट्रांजिस्टर के बेस तथा एमीटर एरिया के मध्य में लगने वाला वोल्टेज ही बेस एमीटर वोल्टेज कहलाता है। दूसरा क्या है, तीसरा कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर तथा एमीटर एरिया के मध्य लगने वाला वोल्टेज कलेक्टर एमीटर वोल्टेज कहलाता है। तीसरा क्या है हमारा, आई ई यानी एमीटर करंट। तो ट्रांजिस्टर के एमीटर एरिया में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण उत्पन्न होने वाली धारा एमीटर करंट कहलाती है। इसे मिली एम्पियर में नापा जाता है क्योंकि इसका डोपिंग रीजन अधिक होता है। ओके, डोपिंग रीजन अधिक होता है, इसीलिए इसे मिली एम्पियर में नापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बेस करंट यानी आईबी। तो बेस करंट क्या हुआ, अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बेस में डोपिंग रीजन सबसे कम होता है, तो ट्रांजिस्टर के बेस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स, बेस में तो इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स दोनों आएंगे, और इसके रिकॉम्बिनेशन के कारण जो आईबी उत्पन्न हुई थी, जो हमने कल जाना, आईबी जो उत्पन्न हुई वही करंट क्या कहलाती है, वही करंट कहलाती है बेस करंट। इसका डोपिंग रीजन कम होता है जिसके कारण इसे माइक्रो एम्पियर में नापा जाता है, म्यू एम्पियर। ठीक है, इसे म्यू एम्पियर में नापा जाता है या माइक्रो एम्पियर में नापा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलेक्टर करंट आईसी। अब ट्रांजिस्टर के कलेक्टर एरिया में प्रवाहित होने धारा को कलेक्टर करंट कहते हैं। ठीक है, कलेक्टर करंट क्या है,
तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर एरिया में प्रवाहित होने वाली धारा कलेक्टर करंट कहते हैं, इसे भी मिली एम्पियर में मापा जाता है। जंक्शन टेम्परेचर क्या होता है? ट्रांजिस्टर में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तथा होल्स ड्रिफ्ट करते हैं तो जंक्शन के तापमान में वृद्धि होती है। ओके, जंक्शन के तापमान में वृद्धि होती है, यह वृद्धि ही जंक्शन टेम्परेचर कहलाता है। और हाँ, इसमें याद रखना है हमें कि लोड पे करंट का मान जितना अधिक होगा जंक्शन टेम्परेचर उतना अधिक होगा। मतलब ये डिपेंड करता है लोड के करंट पे। लोड के करंट का मान जितना अधिक होगा जंक्शन टेम्परेचर का मान उतना अधिक होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? जंक्शन कैपेसिटेंस। तो ट्रांजिस्टर के जंक्शन पे उत्पन्न होने वाला कैपेसिटेंस जंक्शन कैपेसिटेंस कहलाता है। जंक्शन दो और आपके जंक्शन पे जो भी इसका कैपेसिटेंस का मात्रा उत्पन्न हो रहा है ट्रांजिस्टर के, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? जंक्शन कैपेसिटेंस कहलाएगा। जंक्शन कैपेसिटेंस का मान ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करता है, ये याद रखिएगा। जंक्शन कैपेसिटेंस में ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करता है। किसका मान? जंक्शन कैपेसिटेंस का मान। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्रांजिस्टर कार्य करना प्रारंभ करता है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कि जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्रांजिस्टर कार्य करना प्रारंभ करता है वह उस ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ याद रखना है कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का मान ट्रांजिस्टर के पदार्थ पर निर्भर करता है। वो किस पदार्थ पे बना है, पी टाइप, एन टाइप, कौन सा पदार्थ उसमें यूज किया गया है। ओके, तो आज यहीं पे रखते हैं, कल नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। एक बार फिर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए। थैंक यू।